ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम लोग का लेक्चर है, एग्रोनॉमी का पहला क्लास है। तो वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट फ्री डेमो क्लास ऑफ एग्रोनॉमी। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो बेसिक कोर्सेस रहेगा वो रहेगा मेनली जेआरएफ। जो लोग बीएससी से हैं, बीएससी एजी कर रहे हैं, उन लोग के लिए जेआरएफ। फिर एसआरएफ, जो लोग एमएससी कर रहे हैं। और जो एएसआरबी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, इन तीन एग्जाम्स को हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो भी अलग अलग एग्जाम्स आपका होता है, एंट्रेंस एग्जाम पीईडी के लिए या फिर एमएससी के लिए, या फिर जनरल एग्रीकल्चर में जहां तक आपका एग्रोनॉमी और बाकी सब चीजों का जरूरत पड़ता है सब में हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को यहाँ, जैसे मैंने कल भी बताया था, कल सॉइल साइंस का जो डेमो क्लास था उसमें मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है। तो पहला जो रहेगा हम लोग का लाइव ऑनलाइन क्लास रहेगा। ठीक है, पहला जो रहेगा हम लोग का लाइव ऑनलाइन क्लास रहेगा और रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये डेमो क्लासेस का रिकॉर्डिंग सेशन इस हफ्ते नहीं मिल सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास जो ऐप है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो वो होते थोड़ा टाइम लगेगा। जब भी ऐप लॉन्च हो जाएगा हम लोग आपको रिकॉर्डिंग सेशंस भी देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 5 डेमो क्लासेस आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें से सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी के क्लासेस रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे जो लोग कल नहीं थे वो पूछ सकते हैं कि सॉइल साइंस का क्लासेस क्यों। तो उनको बता दूं कि आप लोग जो जेआरएफ एसआरएफ के प्रिपरेशन ले रहे हो उनके लिए सॉइल साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो वाला टॉपिक टॉपिक भी कवर हो जाएगा यहाँ पर। वीकली टेस्ट रहेगा हर हफ्ते आप लोगों का, हर वीकेंड में सैटरडे या संडे आप लोगों को टेस्ट दिया जाएगा और वो टेस्ट आपको अटेंड करना है। अब ये टेस्ट सीरीज दो तरीके का आपको रहेगा। एक रहेगा आपका फुल लेंथ टेस्ट जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, और दूसरा रहेगा हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद, एक एक चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोगों को एक एक करके टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस बेस्ड रहेगा जो आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके ऊपर। फिर आता है आपका लाइव क्विज रहेगा। लाइव क्विज टेलीग्राम पे हम लोग देते रहेंगे आपको। और लाइव क्विज सेशन में आपको, मतलब टाइम बाउंड रहेगा, उसी टाइम के अंदर आपको एग्जाम मतलब जो आपका टेस्ट है वो देना है, वो क्विज आपको अटेंड करना है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि डाउट सेशंस रखेंगे। डाउट सेशंस मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आप लोगों को एक दिन मैं अलॉट कर दूंगा आपके डिसीजन के ऊपर, आप कब करना चाहो क्लास के अलावा। उस दिन हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस, जो आपको बोलते हैं एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस रखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर हम लोग सब, आपका जो डाउट है या फिर मेरा भी कुछ डाउट रहा, ठीक है, ये तो इंटरेक्शन है ना। तो ये इंटरेक्शन हम लोग का बना रहेगा, इसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा डाउट सेशन रखेंगे और ग्रुप डिस्कशंस भी करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सबसे लास्ट जो करेंगे वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। आपका जो लास्ट 5 साल या 6 साल से जो क्वेश्चंस आए हैं आपका, चाहे आपका जेआरएफ हो, एसआरएफ हो, नेट हो, उस सब में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप लोग के पास सिलेबस देख लीजिए। ये आप लोगों का एग्रोनॉमी का सिलेबस है। ये क्रॉप इकोलॉजी जो आपका पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हो गया आपका वीड मैनेजमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने सुना है कि बहुत लोग इसमें दिक्कत आती है। हाँ, ये दिक्कत की बात है, क्योंकि जब मैं भी एसआरएफ का प्रिपरेशन ले रहा था सॉइल में, तब हम लोग को भी वीड मैनेजमेंट पढ़ना पड़ा था और बहुत दिक्कत आई थी पढ़ने में। सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज, ये भी एक टॉपिक है। ये सॉइल से रिलेटेड भी है, एग्रोनॉमी से भी रिलेटेड है। ड्राईलैंड एग्रोनॉमी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं। आप अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टॉपिक से ही आता है। तो ये इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर एक क्रॉप का डिटेल आपको जानना है, हर एक क्रॉप में क्या क्या है, क्या उसका साइंटिफिक नेम है, फैमिली है, सब कुछ, वैरायटी, सब कुछ आपको इम्पोर्टेंट वैरायटी सब कुछ आपसे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। फिर आता है आपका एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स। ये भी मैंने कल बताया था, और जो लोग कल नहीं थे उनको मैं बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स का पार्ट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके नोट्स, उसके वीडियोस अलग अलग जगह से सोर्स से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हो सके तो यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्टीज हैं उनसे मैं खुद बात करके आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्टैटिस्टिक्स का सेशन भी रखवा दूंगा, तो आप लोग इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
लास्ट आता है आपका सस्टेनेबल लैंड यूज, सॉइल प्लांट रिलेशन, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, इस सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आता है। इरिगेशन जो है, इरिगेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रोनॉमी का, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आगे आपका मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम। तो ये रहा आपका सिलेबस। आज हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं उससे पहले आप लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है आपको। ठीक है, कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, ये बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो बेसिकली जो रहता है एग्रोनॉमी में, ये तीन बुक आपको जो दिख रहा होगा, ठीक है, ये तीन बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी SR रेड्डी, एक प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी, और ये बुक एग्रोनॉमी फॉर कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेट के क्वेश्चंस भी लगभग माना जाता है कि इसी बुक से सेट किया जाता है। तो जो लोग नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो उनके पास तो ये बुक होना चाहिए। ये दोनों बुक तो आप सबके पास ही रहता है। ठीक है, जो लोग BSc में भी हो उनके पास भी रहता है। तो ये बुक जो है, राम स्वरूप मीना, RS मीना, इनका बुक आप खरीद लो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप खरीद लो। अगर नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, और प्रिपरेशन शुरू कर दो। ये तीन बुक अगर आप पढ़ लोगे तो आपको मैं लिख देता हूँ कि आपका 75% जो क्वेश्चंस आता है वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो 25% है वो बाहर की बुक से मिलता है, बहुत जगह से सोर्स से मिलता है। क्योंकि आपको पता होगा कि एग्रोनॉमी इज वास्ट सब्जेक्ट, इसको मदर सब्जेक्ट भी बोला जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको बाहर से भी बहुत सोर्स मिलेगा, और वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस PDF में, इस नोट क्लास में, सब कुछ में। अब शुरू करते हैं। तो आज जिस बारे में हम लोग शुरू करते हैं वो है वाटर बजट ऑफ इंडिया। तो आप सबको शायद पता होगा कि इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। सबको पता है कि नहीं? अर्नब, अर्नब, हाँ सर। पता है? हाँ सर, पता है ये था। ठीक है। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया क्या है? वो है आपका 328 7 मिलियन हेक्टेयर। मिलियन हेक्टेयर। ये आपका टोटल जो लैंड मास है, हमारा इंडिया जो है, देश जो है, भारत देश, इसका टोटल लैंड मास। ठीक है, सॉरी मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, पर कोशिश करता हूँ। तो ये जो आपका इंडिया का लैंड मास है, ठीक है, चलो ये कुछ और ही बन गया, दूसरा देश बन गया, जो भी हो। तो इसका लैंड मास कितना है? 328.7 मिलियन हेक्टेयर। अब जब हमारा भारत देश है, इसमें एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होता है, मतलब साल भर में कितना पानी गिरता है, ठीक है, वो है 11.1105। ठीक है, इतना मिलीमीटर पानी आपका हर साल गिरता रहता है। और जिसका अगर आप BCM में करेंगे तो उसका वैल्यू आता है कितना? उसका वैल्यू आता है 3880। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन एवरेज इंडिया का कितना है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपका, वो है कि एनुअल एवरेज रेनफॉल। अब देखिए, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, ये है रेनफॉल और ये है प्रेसिपिटेशन। कोई मुझे रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन का डिफरेंस बता पाएगा? कोई भी? अर्नब, देवाशीष? रेनफॉल रेनफॉल शायद प्रेसिपिटेशन का अंदर आता है। प्रेसिपिटेशन स्लीट्स रेनफॉल बहुत तरह का होता है। क्या क्या टाइप है, थोड़ा बता पाओगे आप? क्या क्या टाइप तो ठीक है, याद नहीं है अभी। प्रेसिपिटेशन क्या क्या टाइप में होता है, एक दो बता दो जो आप देखे हो। स्लीट हो गया। लेट हो गया, चलो एक ठीक है। एक रेनफॉल का हो गया। रेन हो गया, हाँ। स्नो तो नहीं होगा। फ्रॉस्ट हो सकता है, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट, हाँ फ्रॉस्ट हो ड्यू, जाएगा। फॉग। हाँ, फॉग हो जाएगा। ड्यू हो जाएगा आपका। और स्नो भी होगा। स्नो क्यों नहीं होगा, स्नोफॉल जो है वो भी होगा, स्नोफॉल भी आता है, हाँ। अच्छा निशा आप सही बोल अच्छा रहे हो, अच्छा। स्नोफॉल भी होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडिया का जो टोटल प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, टोटल प्रेसिपिटेशन वो इतना है। लेकिन अगर एवरेज एनुअल रेनफॉल, सिर्फ रेनफॉल पूछे, तो आपको ये वैल्यू देना पड़ेगा। अभी रिसेंट स्टडीज में देखा गया कि ये वैल्यू थोड़ा सा कम आया है। ठीक है, ये रिसेंट एक स्टडीज में बताया गया, उसका वैल्यू अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कुछ 1100 सर के। सर हाँ सर, बोलो। किसी किसी जगह में एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है, कभी कभी
1194 भी है, कभी कभी लिखा रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो वेरी करता रहता है, लेकिन जो आपका बुक में लिखा है, मतलब जो आपका आरएस मीना या फिर आपका जो बाकी बुक्स फॉलो करते हैं ये एग्जाम क्वेश्चन सेटर, वो ये वाला वैल्यू फॉलो करते हैं। हाँ, अगर आपको ऑप्शन में 1194 रहे तो वो आप उसी को टिक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सर। और हाँ, और आप लोग थोड़ा गूगल से चेक कर लीजिएगा, इसका रिसेंट वैल्यू थोड़ा चेंज हुआ है और थोड़ा कम हुआ है, रिड्यूस किया है रेनफॉल। 9 सर 1192 हुआ है शायद। हाँ, जो भी हो, थोड़ा अभी रिसेंटली चेंज हुआ है तो वो थोड़ा आप लोग देख लेना, ठीक है, और हो सके तो ठीक है मुझे भी सर। बता देना ताकि मैं चेंज कर सकूं, ठीक है इसमें। ठीक है सर। अब आता है नेचुरल रन ऑफ। नेचुरल रन ऑफ जो है हमारे इंडिया का, वो कितना है? वो इतना है, 111,999, मतलब 1999.2 BCM। रन ऑफ मतलब क्या होता है, पता है किसी को रन ऑफ? रन ऑफ क्या होता है, किसी को पता है रन ऑफ क्या है? अर्नब? नहीं पता है सर। अच्छा, देवाशीष एक क्वेश्चन पूछा था कि बीसीएम का फुल सर फॉर्म क्या रान ऑफ होता है। क्या वो हाँ, पानी का फ्लो बीसीएम का होता है। फुल फॉर्म होता है बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, बिलियन। सर रान ऑफ का हॉरिजॉन्टल मोमेंट। हाँ, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलो। पता है। देखो, रन ऑफ कुछ नहीं है, रन ऑफ है जैसे आपका पानी गिर रहा है, चाहे वो जो भी सोर्स हो, चाहे आप इरिगेशन दे रहे हो, आप रेनफॉल हो रहा है आपका, जो भी हो रहा है, ठीक है, इसके थ्रू जो पानी आपका, पानी का सरफेस के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, ठीक है, या फिर सरफेस के नीचे भी जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, इसको कहते हैं रन ऑफ, ठीक है। तो इंडिया का जो टोटल रन ऑफ है, नेचुरल रन ऑफ, जो आपका सरफेस के थ्रू और ग्राउंड वाटर के थ्रू हो रहा है, ये है इतना, ठीक है। तो ये याद रखना। अब ये एक डाटा है, टोटल प्रेसिपिटेशन, ये डाटा आपको एसआर रेड्डी, आरएस मीना, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है, कि इंडिया का टोटल वाटर बजट कितना है। तो टोटल प्रेसिपिटेशन जो आपका हो गया वो होता है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ठीक है। और इसमें से मानसून सीजन में आपको कितना मिलता है? सिर्फ 300, मतलब 75% आपका मानसून सीजन में ही आ जाता है। और बाकी साल भर में आपको सिर्फ 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर आपको आता है, मतलब सिर्फ 25%, ठीक है। अब ये जो टोटल प्रिसिपिटेशन है, इसका क्या होता है, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? तो इसमें से जो 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर है, मतलब 54% जो पानी आपका प्रिसिपिटेशन के थ्रू आपका मिल रहा है, ये सॉइल के अंदर चला जाता है, सॉइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए आपका सॉइल हो गया, तो यहाँ पर आपका वो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है सॉइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका पर्कुलेशन, सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन, जो जो आप बोल सकते हो टर्म्स आते हैं, वो आपका होता रहेगा। लेकिन ये 54% आपका जमीन के अंदर चला जाता है। उसके बाद होता है इंटरमीडिएट इवापोरेशन, इमीडिएट इवापोरेशन, सॉरी। इमीडिएट इवापोरेशन मतलब क्या, जो पानी आपका गिर रहा है, आपका मान लो रेनफॉल हुआ, और रेनफॉल के बाद तुरंत जो पानी आपका इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, जो आपका किसी भी काम में नहीं आता, वो फिर से एटमोस्फेयर में चला जाता है। मतलब जैसे कि आपका प्रेसिपिटेशन हुआ, आपका ये प्रेसिपिटेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है, और तुरंत वो इवापोरेट हो गया टू द एटमोस्फेयर, ठीक है। इस पानी को कहते हैं इमीडिएट इवापोरेशन। और ये कितना है? 17 मिलियन हेक्टेयर मीटर, और ये 17% है। सरफेस फ्लो, सरफेस फ्लो मतलब वही रन ऑफ, ठीक है, जमीन में कितना सा पानी सरफेस फ्लो में हो जाता है, चला जाता है, वो है आपका 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर, यानी 29%। अब जो पानी आपका सॉइल में चला गया, वो उसमें से जो सॉइल मॉइस्चर में स्टोर्ड रहता है, सॉइल के मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर अगर किसी को नहीं पता हो तो सॉइल जो होता है, सॉइल पार्टिकल्स, वो कुछ अपने आसपास में मॉइस्चर होल्ड करता है, ठीक है, कुछ पानी होल्ड करके रखता है, इसको कहा जाता है सॉइल मॉइस्चर। तो उसका 165 मिलियन हेक्टेयर मीटर सॉइल मॉइस्चर में रह जाता है। और ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर सबको पता है, जो आपका ट्यूबवेल हो गया, आपका वेल हो गया, जिसमें वहां से जो पानी आपको मिलता है, उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में 50 मिलियन हेक्टेयर हो गया। फिर आता है आपका सरफेस फ्लो। सरफेस फ्लो में यही है कि रेनफॉल के थ्रू आपका सरफेस फ्लो इतना होता है, और सरफेस फ्लो फ्रॉम स्नोफॉल इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार पूछा गया है, और बहुत, मतलब सिर्फ नेट में नहीं, आपका एसआरएफ में भी पूछा गया है, यहाँ तक कि जो लोग सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस के एसआरएफ में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये चार्ट आपको
एकदम याद रखना है विद द वैल्यूज, क्योंकि ये वैल्यूज चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये वैल्यूज बुक में दे रखा है तो ये वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होगी। समझ में आया सबको? क्लियर है? रेस्पॉन्स तो करो भाई कोई। यस यस सर, यस सर। Okay. अब जो है यहाँ पे वो है कुछ डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? सॉरी। हाँ, तो ये आता है आपका कुछ ये डाटा है, जैसे कि नेट इरिगेटेड एरिया आपका कितना है और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया आपका कितना है इंडिया का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक चीज पहले मुझे आप बताओ यहाँ पे कि नेट इरिगेटेड एरिया जो है आपका, ठीक है, और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है, इसका डिफरेंस किसको किसको पता है? सौम्यदीप पता है आपको नेट इरिगेटेड और ग्रॉस नहीं, इरिगेटेड? नहीं सर। देवाशीष यस सर। बताइए। नेट मतलब जो लैंड में हमारे पास होता है वही, और ग्रॉस मतलब एक साल में कितने बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब खरीफ रबी और हाँ। मतलब मेरे पास अगर 10 हेक्टेयर लैंड है हम्म। और उसके ऊपर हमने 5 हेक्टेयर खरीफ में किया, 5 हेक्टेयर रबी में किया, और 5 हेक्टेयर जैद में किया, तो 15 हो गया। हम्म। वो ग्रॉस इरिगेट ग्रॉस, और नेट हो गया 10 हेक्टेयर। हाँ, सही बोला। मतलब आपके पास अगर 10 हेक्टेयर लैंड है तो आप बोल रहे हैं कि तीनों सीजन में जितना आपके इरिगेशन दे रहे हैं उसको आप बोलते हैं ग्रॉस। ग्रॉस। और जो आपका एक सीजन में हो रहा है उसको आप बोलते हैं, हम नेट मतलब जितना है हाँ, जितना उस लैंड है। लैंड में चाहिए वो। ठीक हम्म। है, सही है। तो ये आपको डाटा याद रखना है कि नेट इरिगेटेड एरिया जो है वो है 71.55 मिलियन हेक्टेयर। और ये डाटा 2018-19 का है। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में यही डाटा अभी तक अवेलेबल है। अपडेटेड डाटा डाटा ये लोग पूछते नहीं है। ठीक है, अपडेटेड डाटा आप लोग आपके जनरल नॉलेज के लिए रख सकते हैं, लेकिन जो है आपका वो ये डाटा आपको याद रखना है। अब देखिए, स्टेट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेशन एरिया, तो कौन सा स्टेट में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेशन एरिया है? वो है पंजाब। और मैक्सिमम इरिगेशन पोटेंशियल है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है कि कौन किसमें ज्यादा, कौन कौन सा स्टेट में ज्यादा एरिया आपका इरिगेशन हो रहा है। तो एरिया अगर पूछा जाए तो पंजाब, लेकिन अगर पोटेंशियल पूछे तो यूपी। वही यहाँ पर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल पूछे तो वो भी यूपी में आता है, लेकिन मेजोरिटी ग्राउंड वाटर कहाँ मिलता है? पंजाब में। बात वही हो गया कि ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल कितना है, यूपी में ज्यादा है, लेकिन अगर मेजोरिटी ग्राउंड वाटर मिलता कहाँ है या फिर कौन सा स्टेट एक्सट्रैक्ट करता है, वो हो गया आपका पंजाब। और इंडिया का सबसे मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर आपको पता होगा, वो है ट्यूबवेल। वो ट्यूबवेल बोलो या फिर चापाकल बोलो, जो भी बोलो, ये हर जगह मिलता है आपको। और ये सबसे मेजर है। और सेकंड मोस्ट जो यूज होता है आपके इरिगेशन में वो है आपका कनाल। ठीक है, और माइक्रो इरिगेशन पता है? माइक्रो इरिगेशन किसको बोलते हैं? माइक्रो इरिगेशन मींस डीप इरिगेशन, स्प्रिंकल्स, ये सब भी आएगा डीप, क्योंकि उस पे कम पानी लगता है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, यू आर राइट। तो ये जो माइक्रो इरिगेशन है ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्नाटका में हाईएस्ट रहता है, लेकिन उसमें से अगर आप ड्रिप इरिगेशन देख लो तो वो है आंध्र प्रदेश हाईएस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कुछ कुछ बुक में ये महाराष्ट्र भी लिखा गया है। आंध्र प्रदेश की जगह यहाँ पर महाराष्ट्र भी लिखा गया है, लेकिन रिसेंट डाटा जो आपको बुक्स प्रोवाइड करती है, जो रिसेंट पब्लिकेशन है, उसमें आंध्र प्रदेश लिखा है। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, आप आंध्र प्रदेश पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे ज्यादा मिलता है आपको राजस्थान में। ठीक है, यहाँ एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि अगर कोई अनडुलेटिंग लैंड हो, ठीक है, कोई लैंड अनडुलेटिंग हो मतलब उसका टोपोग्राफी इवन नहीं है, तो उस लैंड पे आप कौन सा इरिगेशन यूज करेंगे? स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर इरिगेशन, राइट 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 राइट। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन वाटर, फॉसिल वाटर, इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है। आप मतलब कहीं भी किसी भी एग्जाम में चले जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब एकदम से याद करना है। और इसमें ज्यादातर आपको मैच द फॉलोइंग टाइप पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसलिए टेबुलर फॉर्म में मैंने बना दिया है कि जैसे मान लो आपको यहाँ पर ग्रीन वाटर डाल दिया और फिर कुछ और डाल देगा कि क्या होता है। तो शुरू करते हैं इसको। ग्रीन वाटर जो है
वो बेसिकली जो आपका सॉइल मॉइस्चर है और प्लांट के अंदर जो पानी रहता है उसको कहते हैं ग्रीन वाटर। तो याद रखने का सबसे इजी टेक्निक यही है कि प्लांट ग्रीन रहता है, मेजोरिटी प्लांट, हालांकि नॉन ग्रीन प्लांट्स भी अवेलेबल है, लेकिन मेजोरिटी प्लांट जो हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप है मेजोरिटी ग्रीन रहता है। तो उसके अंदर जो पानी मिलता है उसको कहते हैं हम लोग ग्रीन वाटर। ठीक है। अब आता है फॉसिल वाटर। फॉसिल वाटर यानी ग्राउंड वाटर। इसको भी आप याद याद रख सकते हो कि फॉसिल कहाँ मिलता है, मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर जो पानी है उसको हम लोग फॉसिल वाटर बोल सकते हैं। तीसरा हो गया आपका ब्लू वाटर, जो आपका रिवर्स, सीज एंड कैनल्स में मिलता है। अब ये भी याद रखने के लिए बहुत इजी टेक्निक है। आप जब ड्राइंग करते हो या फिर आप कभी भी विजुअलाइज करते हो या फोटोज देखते हो कि एक सी का, एक नदी का, तो आपको पानी ब्लू दिखाता है। या फिर आप जब कोई ड्राइंग करते हो तब क्या करते हो कि नदी का पानी को ब्लू कर देते हो। ठीक है। तो उस हिसाब से आप याद रखते हो तो कि नदी या फिर समुंदर का जो पानी है उसको कहते हैं हम लोग ब्लू वाटर। एक आता है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर हो गया जो आपका बाथरूम, किचन और वॉश बेसिन में आप लोग याद यूज करते हो। ठीक है। एक मिनट रुको। तो ग्रे वाटर है जो आपका बाथरूम में, किचन में आप लोग यूज करते हैं, उसको आप लोग बोलते हो ग्रे वाटर। तो ये भी याद रखने का वही एक टेक्निक बना लो कि यार जो ग्रे कलर का यूटेंसिल्स होता है बाथरूम में, जो आपका नल वगैरह ग्रे कलर का रहता है, तो उस हिसाब से याद रख लेना। ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको याद रखना है यहाँ पर। फिर हो गया आपका ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर मतलब जो आपका इंडस्ट्रियल स्वेज है उसमें पड़ता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल स्वेज जो भी आपका रहता है वो आपका ब्लैक वाटर हो गया। और लास्ट में आता है वर्चुअल वाटर। वर्चुअल वाटर वही वाटर है जो आपका एक ग्रेन प्रोडक्शन में यूज होता है या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स में यूज होता है। मतलब आप जब एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए कितना सा पानी आपको चाहिए, कितना सा अमाउंट ऑफ पानी आपको यूज करना है, उसको आप कहते हो ग्रे वाटर, सॉरी वर्चुअल वाटर। ठीक है। वाटर। हाँ आयुष बोलो, कोई डाउट है क्या आयुष? नो सर। ओके। ठीक है। वोटा का भी टाइप्स होता है सर? हाँ। वोटा का भी टाइप्स होता है अभी है? ब्लैक हाँ वोटा। वाटर का टाइप्स तो होता है भाई। ठीक है। अब अच्छा। ये क्वेश्चन आईसीआर जेआरएफ में पूछा गया था। ठीक है, एग्रोनॉमी का क्वेश्चन में। तो इसका आंसर कौन बताएगा? अभी मैंने डिस्कस किया इसको। करना बता पाओगे देवाशीष? क्या सर, क्या सर? ये क्वेश्चन आप बता पाओगे? अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया, ग्रीन वाटर, हाँ फॉसिल वाटर, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, वर्चुअल वाटर, उसी का ही ये पार्ट है। तो आप इसको बता पाओगे? हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो बताओ, क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो। बताओ सर ग्रीन वाटर। ग्रीन ग्रीन वाटर जो है एक्चुअली प्लांट से जो मिलता है। सॉइल सॉइल मॉइस्चर कुछ था ऐसे। हाँ। फॉसिल वाटर जो है ग्राउंड वाटर। हाँ, और सर ग्रे वाटर एक्चुअली वो बाथ किचन किचन वेस्ट। बताओ बताओ। देखो मैंने खोल दिया यहाँ पर, यहाँ से बताओ। सर ब्लू। सर ग्रीन वाटर एक्चुअली जो हमारा प्लांट से जो मिलता है अंदर हम्म। जो होता है वो वाला हम्म। ग्रीन वाटर है। हम्म। फॉसिल वाला वाटर क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में जो वाटर है वो फॉसिल वाटर बोलता है। और हम्म। ब्लू ब्लू वाटर एक्चुअली सी रिवर्स ये सब जो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं वो ब्लू वाटर है। हम्म। और सर ग्रे वाटर हम लोग जो वेस्ट करते हैं बाथरूम किचन और अदरवाइज। और सर ब्लैक वाटर सर इंडस्ट्रियल यूजेस डोमेस्टिक स्वेज जो हम लोग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं वो ब्लैक वाटर। और सर वर्चुअल वाटर अब जो बोला सर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जो यूज करता है। गुड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है, ये देख लिया आपने पूरा का हाँ पूरा आपका टेबल। ठीक है। हाँ अच्छे सर। से देखो। अब ये बताओ आप, देख रहे हैं क्वेश्चन सबको? हाँ सर दिख रहा है। हाँ यस सर। बताओ। तो ए गिव्स टू 2 होगा, फॉसिल्स वाटर होगा, ग्रे वाटर होगा 1, ब्लैक वाटर होगा एक मिनट धीरे एंड धीरे 3। बाकियों को भी ए समझने दो। पहले आप बता रहे हो ग्रीन वाटर कौन सा होगा? 2, लिस्ट नंबर 2 का 2। ठीक है, चलो सही है। उसके बाद हाँ, फॉसिल वाटर। ग्रे ग्रे वाटर होगा 1,
वन होगा। ब्लैक वाटर, हाँ, ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर होगा। मेटल्स पैथोजेंस लास्ट, फाइव होगा। ब्लैक वाटर आपका 5 होगा। फाइव, हाँ। वर्चुअल ब्लैक वाटर, वर्चुअल वाटर हो। ब्लैक वाटर कैसे 5 होगा? प्रोडक्शन, heavy metals preventing heavy metals and हम्म, pathogens entering human ठीक है। chains। और बोलो, और वर्चुअल वाटर? वर्चुअल वाटर होगा जो एग्रीकल्चर यूज में आता है। एक्चुअल थ्री। फॉसिल्स वाटर आई थिंक चार देखो होगा। यहाँ पर एक चीज और देखा गया है कि वर्चुअल वाटर है जो आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स पे भी यूज होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो आपका वर्चुअल वाटर जो है वो होगा 4, यानी ई आपका हो जाएगा 4। अब ई 4 आपका कहाँ पर मिल रहा हाँ, है? ई 4 आप अच्छे से देखो, ई 4 ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये हाँ। बाकी दो ऑप्शन आपका चला गया। ठीक है, हम्म। ये सब जो क्वेश्चन है ना आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसमें आपको हम्म। ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि हर टाइम में कंफ्यूज हो जाते हो। अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्या बता रहा है कि ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर का क्या लिखा है यहाँ पर? ब्लैक वाटर लिखा है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डोमेस्टिक सॉइल्स, ठीक है। स्विच। और यहाँ पर क्या लिखा है ब्लैक वाटर का कि पोटेंशियल यूज इन क्रॉप आफ्टर ट्रीटमेंट विथ हेवी मेटल्स, ठीक है। तो ब्लैक वाटर होगा आपका फाइव। अ, क्या बोलते हैं, 5। तो ई फोर फाइव डी होगा। फाइव चार E4D5 होगा। ऑप्शन फोर होगा। ऑप्शन 4 होगा, सही। ठीक है, समझ में आया सबको? यस रिस्पॉन्स सर, करो। यस। सर। ओके, चलो अब ये जो, अब शुरू करते हैं हम लोग आपका बेसिक जो है, ठीक है। तो बेसिक तो समझाने के लिए कुछ है नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप सबको पता है कि बेसिक क्या है, कि एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर जो टर्म है वो आपका लैटिन से डिराइव्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है एगर और एग्री, जिसका मतलब है सॉयल, और कल्चरा जिसका मतलब है कल्टीवेशन, ठीक है। ये बेस में सबसे पहले यही सिखाया जाता है, तो ये आप लोग अब 4 साल 6 साल सब पढ़ चुके हो, इसको अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका जो सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, उसका डेफिनेशन है कि एग्रोज, और जिसका मतलब फील्ड, और नोमोज जिसका मतलब है कल्चर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्रोनॉमी। अब जाते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पे। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्या है? एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होता है कि इट इज द लैंड यूनिट, एक लैंड यूनिट है, ठीक है, सॉरी, हाँ, इट इज द लैंड यूनिट यूनिफॉर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड which is climatically suitable for certain range of crops and cultivars। मतलब कोई एक पर्टिकुलर लैंड है आपका, ठीक है, ये आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर लैंड है। अब ये लैंड मतलब ऐसा मत मान लीजिए कि ये छोटा सा कोई फील्ड है, एक कोई एरिया है आपका, ठीक है। मान लीजिए कोई देश का कोई एरिया है जिसमें आप लोग क्या करें, जिसमें आपको सिमिलर क्लाइमेट मिल रहा है, ठीक है, सिमिलर क्लाइमेट, जिसमें आपको मिल रहा है सिमिलर लेंथ ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स पीरियड, मतलब जो आपका क्रॉप है, क्रॉप का ग्रोइंग पीरियड वो सिमिलर होता है, मिलेगा, ठीक है। और जो आपका क्रॉप्स और उसका वेराइटीज है, ठीक है, कल्टीवर्स या वेराइटीज जो भी बोलो, वो भी आपका लगभग लगभग वहां पर सिमिलर होगा। इसको आप लोग बोलते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। ओके, हेलो। यस, यस सर। तो थोड़ा रेस्पॉन्स किया करो, समझ में नहीं आ रहा तो बता दिया करो। क्लासिफिकेशन बाय प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अब जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन पे डिवाइड किया था। और वो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है, ये, तो इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता कि कौन सा स्टेट में कौन सा पड़ता है, ये उतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। आपको बस यही याद रखना है कि प्लानिंग कमीशन जो है 1989 कितना दिया था, तो आपको वो बोलना होगा 15। कि 15 दिया है। 15 से क्लाइमेटिक जोन दिया हाँ, था। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डाटा जाते हैं ना, यहाँ पर फिर आपको पूछेगा कि आईसीआर ने कितना दिया, तो आईसीआर ने कितना दिया बताओ? आईसीआर ने टोटल तो 127। 127 दिया, हाँ। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है कि अगर आपका प्लानिंग कमीशन पूछ लिया जाता है कि प्लानिंग कमीशन ने कितना दिया, तो आपको वो बोलना होगा कि वो है आपका 15। और जब आपको पूछे कि आईसीआर ने कितना दिया, तो आपको बोलना होगा कि ये है 127। 127। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको ये नाम कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें से एक और क्वेश्चन शायद पूछ ले सकता है कि सबसे फर्टाइल कौन सा जोन है, कौन सा रीजन है, तो आप ये टिक मार देना, ठीक है, ट्रांस गैंजेटिक प्लेन।
ठीक है, सबसे ट्रांसजेनिक। फर्टाइल है। हाँ, ये आप याद कर लेना थोड़ा सा। अच्छा, और बहुत सारा है ना सर, अपर गैंजेटिक पेन, लोअर। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल अगर पूछा जाए आपको, तो आपको यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा। ट्रांसगैंजेटिक। ठीक है, जो आपका पंजाब हरियाणा दिल्ली वाला पार्ट है, ये राजस्थान लिख रखा है, लेकिन राजस्थान का कुछ पार्ट है, पूरा पार्ट तो नहीं आता। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है। अब हम लोग शुरू करते हैं, जो है वो है आपका क्रॉप क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्रॉप्स जो है आपका 5 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी, यानी आपका जो लाइफ साइकिल होता है क्रॉप का, उसके ऊपर। दूसरा हो गया आपका इकोनॉमिक यूज, यानी आपका जो एग्रोनॉमिक यूज है, आप किस पर्पस में उस क्रॉप को यूज कर रहे हो, या आप उसको मतलब फूड के तौर पे यूज कर रहे हो, कैश क्रॉप के तौर पे यूज कर रहे हो, फाइबर के तौर पे यूज कर रहे हो, इसके ऊपर। दूसरा हो गया आपका बॉटनी के ऊपर है। ठीक है। तीसरा हो गया आपका सीजन, वो आपका रबी है, खरीफ है, जायद है, इसके ऊपर एक डिपेंड करता है। एक हो गया क्लाइमेट, कि कौन सा क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, समर में है, विंटर में है, ये इसके ऊपर हम लोग 5 तरीके से इसको क्रॉप को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी और लाइफ साइकिल। तो बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी क्या है? बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी है, पहला आता है आपका एनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स वही क्रॉप है जो आप उसका लाइफ साइकिल जो है वो एक सीजन या फिर एक ही ईयर के अंदर खत्म करता है। ठीक है। मान लीजिए आपका आपने एक फील्ड है आपका, आपके पास, और आपने लगाया, आपने राइस लगा दिया। ठीक है। तो राइस आपका कितना टाइम लगता है राइस होने में? 3 to 4 months। 140 days। हाँ, 3 to 4 months मान 140 लेते हैं। days। हाँ, हाँ। 140 days। तो ये एक सीजन में खत्म हो रहा है। तो ये आपका हो गया एनुअल क्रॉप। ठीक है, जैसे आपका आ गया व्हीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, और भी बहुत सारा। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक आता है शुगर केन। ठीक है, शुगर केन का एक वेराइटी आता है अदसाली। जानते हो आप लोग अदसाली? यस हाँ सर। सर, हाँ सर। इसका कितना टाइम लगता है? 18 months। 18 months। 18 months। इसको हम लोग एनुअल क्रॉप बोल सकते हैं? नहीं सर। बाइनोमियल। गुड। दूसरा हो गया बाइनियल क्रॉप। ठीक है, बाइनियल क्रॉप होता है वही प्लांट है जो अपना लाइफ साइकिल 2 कॉन्जिक्यूटिव सीजन्स और 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में खत्म करता है। यानी कि जैसे आपका आ गया शुगर बीट, बीट रूट, या फिर शुगर केन। ठीक है, मतलब एक सीजन से ज्यादा सीजन लगा देता है, या फिर एक साल से ज्यादा साल लगा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनियल क्रॉप्स। इसमें क्रॉप्स। क्या होता है कि, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? बाइनियल क्रॉप से नहीं, नहीं, हाँ बाइनियल क्रॉप से ही बोल। हाँ हाँ हाँ, इसको बाइनियल क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा आ गया आपका पेरेनियल। पेरेनियल मतलब आपको पता है कि जो मेनली जो आपका फ्रूट क्रॉप्स आते हैं, जैसे मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब जो मोर देन 2-3 ईयर्स, कुछ कुछ क्रॉप्स जैसे कि बनियान हो गया, ये तो सालों भर जिंदा रहता है। तो ये सब आपका हो गया पेरेनियल, मतलब मोर देन 3 और 4 ईयर्स। ठीक है, मोर देन 3 और 4 ईयर्स जो क्रॉप आपका सर्वाइव करता है, उसको आप बोल सकते हैं पेरेनियल क्रॉप्स। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट? यस सर। अब आता है यस। आपका बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूजेस। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूजेस, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूजेस क्या है? पहला आता है आपका सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप सबको पता है कि सीरियल क्रॉप्स वही क्रॉप है जो आपका व्हीट, मेज, बार्ली, ओट्स, सोरघाम, ठीक है, ये सब आपका सीरियल क्रॉप्स में आता है। और सीरियल्स आर कल्टिवेटेड ग्रासेस ग्रोन ऑन देयर एडिबल स्टार्ची ग्रेन, लार्जर ग्रेन्स यूज्ड एज ए स्टेपल फूड। इसमें कोई शायद डाउट नहीं हो सकता किसी को, है कि नहीं? डाउट है क्या इसमें नहीं किसी सर, को? नहीं सर, ठीक है। नहीं सर, ठीक है। नो सर। फिर आ गया आपका मिलेट्स। अब ये मिलेट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि 2023 हमारा क्या था? 2023 इंटरनेशनल ईयर सी ऑफ, इंटरनेशनल मिलेट। ईयर ऑफ मिलेट्स। हाँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो मिलेट्स का एक आप स्पेसिफिकेशन बताओ कि मिलेट्स को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, बता पाओगे कोई? वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा है। वाटर, वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब कि ये तो जो क्रॉप है। ह्यूमन बॉडी में हाई प्रोटीन, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का मतलब हाई प्रोटीन रहता है, तो ह्यूमन बॉडी में जिस चीज का डायबिटीज वगैरह डिजीज है, उन लोग का कंज्यूम करने में अच्छा रहेगा ये। हाँ, वो भी जैसे आप कि बोल सकते हो इसमें हम लोग ऑब्वियसली। का हाँ, स्टार्च वगैरह डालते हैं तो राइस में।
हाँ जरूर जरूर, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो पहला हो गया कि आपका वाटर, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, वाटर यूज एफिशिएंसी जो हो गया आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्रॉप है बहुत कम पानी में हो सकता है। ठीक है। और दूसरा हो गया आपका सर हम्म, न्यूट्रिशन वैल्यू वैल्यू बहुत ज्यादा हाँ होता है। वो, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, दूसरा हो गया इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं, जो हम उगाते हैं वही हम खाते हैं, किस लिए खाते हैं, ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। ठीक है, तो ये दोनों आपको ये हाँ। करना पड़ेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। मेजर मिलेट्स में आ गया आपका sorghum, या फिर इसको ज्वार भी बोल सकते हैं, sorghum बाइकलर। फिर पर्ल मिलेट या फिर बाजरा, जिसको पेनिसिटम ग्लोकम बोल सकते हैं। फिंगर मिलेट्स या फिर रागी, इल्यूशिन कोराक्स कोना। फॉक्सटेल मिलेट, सेटियारा मिलेट इटालिका। लिटिल मिलेट, पेनिकम मिलेरी। कॉमन मिलेट, पेनिकम मिलेसियम। बेनियार्ड मिलेट, इक्यानोक्लोआ कोलोना। कोदो मिलेट, पाल्पासम स्क्रोबी पुलटम। ठीक है। तो ये जो आपका मिलेट्स है, इसका साइंटिफिक नेम बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक साइड में सारे मिलेट्स दे दिया, ठीक है, एक साइड में आपको फॉक्सटेल मिलेट दे दिया, फिंगर मिलेट दे दिया, ठीक है, आपको कॉमन मिलेट दे दिया, बार्नयार्ड मिलेट दे दिया, और इसमें रैंडमली आपको साइंटिफिक नेम दे दिया, और फिर आपको वही मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम आप याद कर लीजिए, साथ साथ में इसका जो कॉमन नेम है ये भी याद कर लीजिए। ये हम लोग बाद में भी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जो क्रॉप प्रोडक्शन सब्जेक्ट है, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से और भी डिटेल्स में, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद कर लो। सर ओरिजिन क्या आता है, मतलब किसी भी मिलेट या फिर किसी भी क्रॉप का ओरिजिन जो है, मतलब हम्म। कहाँ से वो ओरिजिनेट किया, सेंटर ऑफ ओरिजिन वो भी क्या आस्क किया जाता है? हाँ वो क्वेश्चंस आस्क किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता, लेकिन हम मतलब कुछ मेजर क्रॉप्स का ही पूछा जाता है। ठीक है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन तो आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, फैमिली और साइंटिफिक नेम, हर क्रॉप का आपको याद रखना है। ठीक है। और एक सर कभी कभी क्रोमोसोम नंबर भी एक सर मिनट रुको नोट। गाइस, एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट, मुझे थोड़ा, एक मिनट, मैं 5 मिनट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे अर्नब? अर्नब, सर कभी कभी सर क्रोमोसोम नंबर भी पूछा जाता है ना? क्रोमोसोम नंबर पूछ लिया जाता है, लेकिन आपका जीआरएफ एसआरएफ में ये सब नहीं पूछा है, तो उतना ये अच्छा आपका अच्छा। जो आप एएफओ एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप कोई और जनरल मतलब एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हो, उसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है। हाँ उसमें उतना ओके। इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ आपका नॉलेज के लिए जरूरी है पता रहना, आप जितना उसको पता रखोगे उतना अच्छा है। ठीक है। फिर आगे आपका पल्सेस। पल्सेस सबको पता है कि ये आपका जो है हाई प्रोटीन रिच फूड है, और इसका मेनली फैमिली क्या रहता है, पल्सेस का फैमिली क्या रहता है मेनली, पता है किसी को? लेग्यूमिनेसी। लेगुमिनेसी, हाँ सही। तो मेनली लेगुमिनेसी है, और भी बहुत सारे फैमिली है, जैसे फेबेसी फैमिली से भी होता है, बहुत सारे फैमिली से होता है। ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल है, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, काउपी, बंगाल ग्राम, हॉर्स ग्राम, लेंटिल, सोयाबीन, पीस, गार्डन बीन, लेथाइरस, ये सब आपको विद साइंटिफिक नेम ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है आपका वेल सीड्स। वेल सीड्स में आपका क्या आता है, वेल सीड्स में आपका वही है जो रिच इन फैट होता है, आपका हाई इन फैट कंटेंट रहता है, इसको आपको, ये आपका हो गया ऑयल सीड, जिसका आप तेल निकाल सकते हो, मोटे मोटे तौर पे अगर आपको बताया जाए तो जिसका आप तेल निकाल सकते हो, वो हो गया आपका ऑयल सीड्स। मतलब जैसे कि हो गया ग्राउंड नट, सीसम, सनफ्लावर, कैस्टर, लिन सीड्स, निगर, सेफ्लावर, रेप सीड्स। ठीक है। सरसों, ये आपको थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है कि सरसों और रेप सीड में, तो एक हो गया आपका ब्रेसिका जूनसिया, और एक होता है आपका ब्रेसिका स्पेसीज। फिर आता है आपका शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स मतलब वही क्रॉप जिससे आप शुगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसमें बेसिकली दो ही क्रॉप आता है, एक होता है आपका शुगर कैन, दूसरा हो गया आपका शुगर बीट। तो द क्रॉप कल्टिवेटेड मेनली फॉर sugar. Juice is extracted from the stem of sugar cane and used for jaggery and sugar
नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे मोलासेस, बैगेसेस, प्रेस मार्ट एक्सेट्रा यूज किया जाता है। अच्छा एक बार बताओ, किसी को ये पता है कि प्रेस मार्ट हम लोग किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, या प्रेस मार्ट क्या है? प्रेस मार्ट जो होता है शुगर केन का, वो क्या है? अर्नब, कोई है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो बताओ कि सर पता नहीं है सर। देवाशीष। बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। हाँ, बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, सही बात है। और इसको हम लोग किस काम के लिए यूज करते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए इसको यूज किया जाता है। चलो ठीक है। जो शुगर केन रहता है, उसका जब जूस पूरा निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन रहता है उसको हम लोग एज ए स्टबल यूज कर सकते हैं। एज ए स्टबल यूज कर सकते हैं, या फिर एज ए हम लोग उसको मल्चिंग यूज कर सकते हैं, एज ए मल्च यूज कर सकते हैं। ठीक है। सर और फॉडर क्रॉप्स, हाँ बोलो। फॉडर के हिसाब से एज ए फॉडर, एनुअल है। हाँ फॉडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका सर वो वर्मी कंपोस्टिंग में एज अ कंपोस्टिंग मटेरियल भी तो यूज किया जाता है, मतलब शुगर केन का जो लेफ्ट हाँ ओवर है। हाँ हाँ किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता? हाँ, किया जाता है। तो लेकिन प्रेस मार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है सॉइल अमेंडमेंट। ठीक है। जो है आपका एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल है, उसका आपका रिक्लेमेशन जो आप करते हो, इसमें यूज करते हैं, और ये दोनों में यूज किया जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि शुगर प्रेस मड जो है आपका जब आप प्रॉब्लमेटिक सॉइल पढ़ेंगे बाद में, तो आपको बता दूंगा इसमें कि प्रेस मड जो है एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के सॉइल के अमेंडमेंट में, यानी उसका जो सुधार है उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके साथ साथ जो आप लोग बोल रहे हैं कि एज ए वर्मी कंपोस्ट में यूज किया जा सकता है, या फिर एज ए फॉडर क्रॉप यूज किया जाता है, हाँ ये किया जाता है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, शुगर क्रॉप्स का, शुगर केन और शुगर बीट। फिर आता है आपका, मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। मोलासेस और पेस्मड का डिफरेंस क्या है? मोलासेस बेसिकली जो है आपका ये फर्मेंटेड किया जाता है। सॉरी, मोलासेस आपका जो लेफ्ट आउट पार्ट रहता है, और प्रेसमड आपको उसमें फर्मेंटेशन के बाद मिलता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक। मोलासेस जो है वो आपका जो डायरेक्ट मिल जाता है वही होता है, और प्रेसमड जो है वो आपका फर्मेंटेशन के बाद यूज किया जाता है। मतलब उसको बहुत दिन रखा है तो उसके बाद उसको यूज किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका फर्मेंटेशन तो हो जाता है। क्लियर है? हाँ। ठीक है। फिर एक आता है आपका फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में आपका क्या क्या है कि जो मेनली फाइबर के लिए यूज किया जाता है, जैसे हो गया आपका जूट, जो हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत एक फेमस क्रॉप है। ठीक है, जूट। और इसको आप लोग यूज करते हैं जस्ट स्टेम फाइबर। ठीक है। दूसरा हो गया आपका लीफ फाइबर में आप यूज कर सकते हो, एगेव एक टाइप का क्रॉप हो गया। पाइनएप्पल हो गया। फिर हो गया आपका कॉटन हो गया। ठीक है। ये सब आप यूज कर सकते हो एज ए फाइबर क्रॉप। ठीक है। ये आप शायद जानते हो, लिंट जो कपास बोलते हैं, कपास। ठीक है। ये यूज किया जाता है, कपास का काम किस में यूज किया जाता है, कोई बता सकता है? ये बंगाल वाले लड़के बता सकते हैं बहुत अच्छे से, बताओ। वाह। बताओ सोमोदीप, बताओ। कपास सर, जैसे लिंट लिंट सीड का तो ऑयल भी निकल सकता है ना सर? हाँ, लिंट लिंट का ऑयल होता है। सीड नहीं है, लिंट सीड अलग है, लिंट अलग है। अच्छा। इट्स लिंट, अच्छा। ये कपास। अच्छा। कपास सीड, कपास। इसका फाइबर से एक तरीके का तकिया बनता है, और इसका जो सीड है उसमें भी रहता है, देखना। तो ये बहुत अच्छा रहता है हेल्थ, मतलब आपके। से पिलो वगैरह बनता है ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये, और जो कपास सर कपास बंगाल में तुला कपास बोलता है बत्ती बोलते हैं। कपास तुला। कपास तुला है, राइट। तो ये क्लियर है ना? क्लियर है। यस। अब आता है आपका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन।
बॉटनिकल क्लासिफिकेशन आपका दिया था स्वीडिश बोटनिस्ट लिनियस ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो आपका हर एक क्रॉप का या हर एक प्लांट का जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन हुआ था, वो क्या था, वो था द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था। उसमें से जो किंगडम प्लांटी है या फिर प्लांट है, उसके अंदर आता है प्लांटी, उसमें स्पर्मेटोफाइटा, फिर एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलेडन, ऐसे करके आता है। अब एंजियोस्पर्म तो सारे होते नहीं, कोई जिम्नोस्पर्म रहता है, कोई और भी कुछ रहता है, ठीक है। मोनोकोटिलेडन्स रहता है, डाइकोटिलेडन्स रहता है, ऑर्डर अलग अलग रहता है, जैसे रोजेल्स हो गया, ग्रेमिनल्स हो गया। अब रोजेल्स में जैसे आपका आ जाएगा रोज आ जाएगा, आपका एप्पल आ जाएगा, आपका पीच आ जाएगा, ठीक है, पीच आ जाएगा, ये सब आपका आ जाएगा रोजल्स में। ग्रेमिनल्स में आपका ग्रेमिनी यानी आपका राइस, व्हीट। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये आप शायद जो लोग ट्वेल्थ में जिन लोगों का बायो था वो लोग पढ़े हुए हो। तो ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन जो लिनियस ने दिया था, इसको कहते हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। अब आते हैं बेस्ड ऑन सीजन। ये एक इम्पोर्टेंट है। ये इसमें हम लोग का 3 सीजन है, खरीफ, रबी और समर क्रॉप। समर क्रॉप मतलब जैद को बोला जाता है, ठीक है। ये जैद, यहाँ पर समर क्रॉप लिखा है लेकिन इसको हम लोग जैद भी बोल सकते हैं। अब खरीफ का जो सीजन है उसका क्या है कि उसका सोइंग पीरियड है जून जुलाई में। जून जुलाई में हम लोग खरीफ का सोइंग करते हैं और इसका हार्वेस्टिंग करते हैं सितंबर और अक्टूबर के बीच में। ये हो गया आपका खरीफ क्रॉप, जैसे आपका राइस हो गया, मेज हो गया, कैस्टर हो गया, ग्राउंडनट हो गया। वही रबी क्रॉप, जो अभी जो क्रॉप चल रहा है, अभी जिसका सोइंग चल रहा है या फिर जिसका कल्टीवेशन चल रहा है, ये हो गया रबी क्रॉप। इसमें आता है आपका व्हीट, मस्टर्ड, बार्ली, ओट्स, और इसका आपका हार्वेस्टिंग होता है जनवरी में। फिर आपका आ गया समर क्रॉप। समर क्रॉप में आ गया आपका मेनली आता है आपका इसमें ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, काउपी, ये सब आपका आता है समर क्रॉप में या फिर जैद क्रॉप में। ये क्या है, ये फरवरी टू मार्च में आप सोइंग करते हो और मई जून के अंदर इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। और जैद क्रॉप में आप बेसिकली देखोगे कि बहुत शॉर्ट पीरियड क्रॉप्स रहता है, ठीक है। इनका मैक्स टू मैक्स ग्रोइंग पीरियड दो दो महीना, ठीक है, 60 डेज 70 डेज के अंदर ये हो जाते हैं। कुछ है टाइम लेता है लेकिन मेनली 60 डेज के अंदर सारे के सारे क्रॉप्स हो जाते हैं। और इसमें पल्सेस क्रॉप बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे ब्लैक ग्राम हो गया मतलब उड़द हो गया, ग्रीन ग्राम यानी मूंग हो गया, काउपी काउपी हो गया आपका, ठीक है, ये सब। अब आते हैं लास्ट में बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। ये आपका लास्ट क्लासिफिकेशन है, ये बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्या हो गया आपका ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर। अब देखो, ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये वैसे सबको ही पता होगा और उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। अब अर्थ का जो ये है इक्वेटर, और ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये हो गया आपका आर्टिक एंटार्क्टिक सर्कल और आर्टिक सर्कल, ठीक है। ये तो सबको पता है ना, जियोग्राफी में सब पढ़े थे शायद। बताओ यार, कोई यस पढ़े हो सर, तो यस सर। बताए कि हाँ बोलो। तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर का इधर और इधर वाला जो रीजन है, ठीक है, मतलब एकदम करीबी वाला जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है। एकदम इक्वेटर के करीब में इसका टाइम क्लाइमेट एक्सट्रीम रहता है। और उसका थोड़ा ऊपर चले जाओ हल्का सा, तो ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल, ठीक है। इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। वही जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो आता है उसके उधर आ जाओगे आप, ठीक है, तो आपका हो जाएगा टेम्परेट रीजन, ठीक है। इसका बहुत प्लीजेंट वेदर रहता है, जैसे यूरोप का जो कंडीशंस है, ठीक है, यूरोप का हो गया, हमारे साउथ पोल में न्यूजीलैंड का हो गया, बहुत प्लीजेंट वेदर रहता है इन लोगों का। तो ये सब एरिया हो गया टेम्परेट रीजन, ठीक है। यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा होता है लेकिन गर्मी नहीं पड़ती। ठंड बहुत ज्यादा होता है लेकिन गर्मी एकदम से नहीं पड़ती। गर्मी में इन लोगों का टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स 18 डिग्री 20 डिग्री के आसपास जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेट रीजन। तो ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, और लास्ट में आ गया आपका पोलर जो सर्कल है, जो आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, यानी आपका जो आर्टिक ओशन है और एंटार्क्टिका जो आपका है उधर हो गया पोलर रीजन। वहां पर का कंट्रीज जैसे आपका ग्रीनलैंड हो गया, आपका अंटार्कटिका हो गया, इसमें जो सब क्रॉप ग्रो करते हैं इसको कहते हैं पोलर। तो ये आपका 4 रीजन हो गया, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर, ठीक है। ट्रॉपिकल में क्या आता है, कोकोनट। अब जब साउथ इंडिया जाओगे वहां का रीजन क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, वहां देखना बहुत सारे कोकोनट होता है। सब ट्रॉपिकल जो हमारा एरिया हो गया, हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये रीजन होता है आपका मेनली सब ट्रॉपिकल में आता है। तो
ये आपका हो जाएगा, इसमें राइस होता है, कॉटन होता है। अब टेम्परेट, टेम्परेट हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला रीजन, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला रीजन। तो हमारे इंडिया देखना, इंडिया के बीच बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, मतलब इसके ऊपर वाला रीजन, मतलब यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ठीक है, ये रीजन, बिहार का रीजन, ये सब में थोड़ा बहुत टेम्पर्ड क्लाइमेट भी रहता है, तो इसमें व्हीट होता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अभी व्हीट राइस हर जगह मिलता है, लेकिन इस हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं। और जो पोलर रीजन है, ठीक है, जो ठंड वाला एरिया है, वहां पर कोई ज्यादा वेजिटेशन होता नहीं, वहां पर मेनली पेस्चर ग्रासेस होता है, पाइन ग्रासेस होता है, ठीक है, और उनका लीव्स होता है ऐसे कोनिकल टाइप का लीव्स फॉर्म करता है वो लोग का, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोलर क्लाइमेट, पोलर क्रॉप्स, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। यहाँ से किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, कोई भी डाउट हो कुछ हो तो बता देना, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट क्या क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास कब रखा जाए? आप लोग ही बता दो, एक डेट बता दो, आप लोग कब फ्री हो। नेक्स्ट क्लास भी डेमो दस। क्लास ही रहेगा, उसके बाद हम लोग ओरिजिनल कोर्स शुरू करेंगे। तब तक हम लोग का ऐप भी आ जाएगा, तो ऐप से शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन तब तक बता दो आप कब शुरू, बता तो हो गया 8 तारीख। 10 तारीख सर, 10 तारीख। 10 तारीख संडे, ठीक है। तो दस हाँ तारीख इसी टाइम पे क्लास होगा, ठीक है, सबको ज्वाइन कर जाना, मैं लिंक भेज ठीक है दूंगा। सर। ठीक है, ओके, चलो, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।